रीबर्थ फ्रॉम द स्टोरी एपिसोड 179। ईशानी का सवाल सुनकर आरव एक पल के लिए ठिठक गया और फिर उसने कहा, तुम अकेली वापस आना चाहती हो? ईशानी ने यह सुनकर बस धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, दिल्ली में मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, इसीलिए मैं वहां पर कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ। आरव को ये कोई बड़ी बात नहीं लगी और उसने बिना ज्यादा सोचे ईशानी को इसकी परमिशन दे दी। ठीक है, बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम सेफ रहो, मैं बाद में इस बारे में स्कूल मैनेजमेंट से बात कर लूंगा। आरव की बात सुनकर ईशानी धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स सर। साक्षी ने ईशानी की तरफ देखा और थोड़ा सा मुंह सिकोड़ लिया। आखिर दिल्ली में उसके ऐसे भी कौन से फ्रेंड्स थे जो वो कुछ और दिनों के लिए वहां रुकना चाहती थी? पिछली बार जब ईशानी ने स्कूल से लीव ली थी तब उसने कहा था कि वो मसूरी वापस जा रही है, लेकिन असल में वो अकेले ही दिल्ली चली गई थी। साक्षी ईशानी से पूछना चाहती थी कि वो असल में उस वक्त दिल्ली क्या करने गई थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने कुछ पूछा तो भी ईशानी उसे कुछ नहीं बताएगी। उसे लगा था कि ईशानी शायद अपना मूड फ्रेश करने के लिए और थोड़ा रिलैक्स करने के लिए दिल्ली गई होगी, क्योंकि उसका मूड खराब था। लेकिन अब की सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं था। आरव ने अपने सामने खड़े तीनों स्टूडेंट्स को देखा और कहा, ठीक है, तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, इसीलिए तुम सब अब अपने घर सकते हो। ठीक से पैनकेक कर लेना और परसों से सुबह निकलने के लिए रेडी रहना। आरव सर की बात खत्म होने के बाद तीनों उनके ऑफिस से बाहर निकल गए। ईशानी जब ऑफिस से बाहर आए तो बाहर हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। रोहन भी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से बाहर आया और तेज कदमों से युवराज की तरफ बढ़ गया। यूवी, तुम्हारी फ्लाइट कब की है? परसों सुबह 10 बजे की। ओह, फिर तो हम साथ नहीं जा पाएंगे, मेरी फ्लाइट परसों दोपहर 2 बजे की है, रोहन ने थोड़ा निराश होते हुए कहा। मैथ्स और फिजिक्स के लिए ट्रेनिंग कैंप्स की लोकेशन अलग अलग थी, इसीलिए अरेंजमेंट्स में भी थोड़ा फर्क था। रोहन को लगा था कि कम से कम वो लोग दिल्ली तो साथ जा पाएंगे, लेकिन अब ये इम्पॉसिबल लग रहा था। तो फिर क्या हम साथ वापस आएंगे? साथ वापस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। युवराज की नजर अचानक ही उसके सामने खड़ी दुबली पतली परछाई पर पड़ी और उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। रोहन को अचानक ही तुरंत कुछ समझ में आया और उसने कहा, ओह हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गया था, तुम्हारी फैमिली भी तो दिल्ली में ही रहती है ना? पिछली बार युवराज दिल्ली इसीलिए गया था क्योंकि उसकी दादी माँ काफी बीमार थी और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो इस बार भी युवराज शायद विंटर ट्रेनिंग कैंप के बाद अपने घर वापस चला जाएगा। रोहन का सवाल सुनकर युवराज ने हल्की सी आवाज में सिर्फ हम कहा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था इस बात का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था। हे साक्षी। संजना फिजिक्स डिपार्टमेंट के बाहर खड़ी साक्षी का इंतजार कर रही थी और उसने जब साक्षी को आते हुए देखा तो तुरंत उसे हाथ हिलाकर इशारा किया और आवाज लगाई। ईशानी को पास से गुजरते हुए देखकर उसने चुपके से अपनी आंखें रोल कर ली। संजना की आवाज सुनकर साक्षी तुरंत उसकी तरफ बढ़ गई। फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, इसीलिए वो दोनों शाम को साथ में डिनर पर जाना चाहते थे और रिलैक्स करने के लिए थोड़ी शॉपिंग करना चाहते थे। साक्षी, क्या तुम्हारे विंटर ट्रेनिंग कैंप का शेड्यूल सेट हो गया है? संजना ने सवाल किया। हाँ, हम परसों सुबह ही निकल जाएंगे। साक्षी का जवाब सुनकर संजना चौंकते हुए बोली, इतनी जल्दी? वैसे मैंने कुछ फ्रेंड्स को भी हमारे साथ चलने के लिए कहा, सो लेट्स गो एंड सेलिब्रेट दिस इवनिंग। साक्षी ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, ऑल राइट। तभी संजना ने साक्षी को देखा और अपने होठों को गोल करते हुए बोली, मेरी मॉम ने मुझे एग्जाम्स के खत्म होते ही सीधा घर वापस आने के लिए कहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जा रही हूँ तो वो तुरंत मान गई। उन्होंने कहा कि अगर मेरा फिजिक्स का स्कोर तुम्हारे स्कोर के मुकाबले आधा भी होता ना तो भी वो भगवान का रोज शुक्रिया अदा करती। वो बस चीजों को मेरे लिए मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही है। आई मीन, तुम्हें सिटी रैकेगर में 5th पोजीशन मिली है। अगर मैं मरते दम तक भी पढ़ती रहूं ना तो भी तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। साक्षी पहले से ही एक एक्सेलेंट स्टूडेंट थी और नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में उसकी अचीवमेंट्स के बाद तो संजना की मॉम संजना से और भी ज्यादा निराश थी। अब वो सिर्फ उम्मीद ही कर सकती थी कि अगर संजना साक्षी के साथ ज्यादा वक्त बिताएगी तो हो सकता है कि उसके ग्रेड्स भी बेहतर हो जाए। मगर संजना को अपनी मॉम के इस लॉजिक पर अक्सर हंसी आती थी। वो और साक्षी कई सालों से बेस्ट फ्रेंड्स थे, फिर भी उसके रिजल्ट्स हमेशा सेम ही होते थे। हालांकि जब संजना ने ये देखा कि साक्षी का नाम लेते ही उसकी मॉम उसे किसी भी चीज के लिए रोकती टोकती नहीं है, तो उसने भी इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाने का फैसला कर लिया।
जब संजना खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी तब उसने साक्षी के एक्सप्रेशंस पर ध्यान ही नहीं दिया जो काफी अजीब हो गए थे। ओह हाँ साक्षी, मैंने सुना है कि तुम्हारा ट्रेनिंग विंटर कैंप दिल्ली के सबसे हाई स्कूल सेंट टेरेसा में होने वाला है। सेंट टेरेसा हमारी कंट्री के टॉप 10 स्कूल्स में से एक है। जब तुम वहां जाओगी तो मुझे फोटोज भेजना मत भूलना। संजना कई बार दिल्ली जा चुकी थी लेकिन उसे कभी भी दिल्ली का सबसे फेमस सेंट टेरेसा हाई स्कूल को देखने का मौका नहीं मिल पाया था, इसीलिए वो थोड़ी एक्साइटेड थी। संजना की बातें सुनकर साक्षी अपने ट्रांस से बाहर आई और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स। संजना ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा और कहा, टाइम लगभग हो ही गया है। तुम अपने ड्राइवर से क्यों नहीं कहती हमें रेस्टोरेंट तक ड्रॉप करने के लिए? साक्षी ये सुनकर एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर उसने कहा, लेकिन वो लोकेशन घर से ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ईशानी दी। ईशानी का नाम सुनते ही संजना ने अपनी नाक भान से कोड़ी और कहा, तुम उसकी इतनी परवाह क्यों कर रही हो? अपने ड्राइवर से कहो कि उसे घर ड्रॉप करने से पहले हमें हमारी लोकेशन पर ड्रॉप कर दे। वो टैक्सी भी तो ले सकती है ना, और वैसे भी उसकी कोई ऐसी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट तो है नहीं जो उसे जल्दी जाना है। लेकिन हमारे फ्रेंड्स हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हमारा लेट जाना ठीक नहीं होगा। साक्षी ये सुनकर कुछ पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिर में उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, मैं इस बारे में ईशानी दी से बात करके देखती हूँ। इतना कहकर साक्षी तेजी से आगे बढ़ी और उसने ईशानी को पुकारा, ईशानी दी। ईशानी ने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षी उसकी तरफ ही आ रही थी। वो लोग स्कूल के एंट्रेंस गेट पर पहुंच चुके थे। स्टूडेंट्स एक के बाद एक स्कूल से बाहर निकल रहे थे, इसीलिए वहां पर थोड़ी भीड़ थी। साक्षी ईशानी के पास आई और उसने ईशानी से कहा, ईशानी दी, मैंने और संजना ने आज अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर का प्लान बनाया है और हमारी अपॉइंटमेंट का टाइम भी लगभग हो ही गया है। इसीलिए क्या आज रमेश अंकल आपको घर छोड़ने से पहले हमें होटल ड्रॉप कर दे तो चलेगा? ईशानी ने अपनी शांत आंखों से साक्षी की तरफ देखा तो साक्षी को अचानक ही थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। जिस दिन से ईशानी ने डाइनिंग टेबल पर उससे कहा था कि उसने सारे इंटरनेट ट्रोलर्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया है, उस दिन से जब भी वो ईशानी का सामना करती थी तो उसे काफी अनकंफर्टेबल फील होता था। जब संजना ने देखा कि ईशानी बिल्कुल खामोश है तो वो तुरंत आगे आते हुए बोली, ईशानी, क्या तुम साक्षी को मना करना चाहती हो? क्या तुम भूल गई हो कि रमेश अंकल बेदी फैमिली के ड्राइवर है? वो काफी बेबाक थी। रमेश अंकल बेदी परिवार के ड्राइवर थे, लेकिन ईशानी बेदी फैमिली का हिस्सा नहीं थी। साक्षी बेदी फैमिली की वारिस थी, इसीलिए जाहिर सी बात थी कि बेदी फैमिली का ड्राइवर सिर्फ उसी के ऑर्डर्स फॉलो करेगा। अगर तुम वेट करना नहीं चाहती हो तो तुम अपने लिए टैक्सी भी ले सकती हो, संजना ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। रोहन भी ठीक उसी वक्त युवराज के साथ बाहर की तरफ जा रहा था, मगर तभी उसने देखा कि युवराज चलते हुए अचानक से रुक गया। इसीलिए उसने पलटकर युवराज से पूछा, क्या हुआ? मगर युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन ने जब युवराज की नजरों का पीछा किया तो उसे एकदम से सब कुछ समझ आ गया। कुछ ही दूरी पर संजना और साक्षी ईशानी के साथ खड़े शायद उससे कुछ बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये मैटर शायद उनके ड्राइवर के बारे में था। संजना अभी भी ईशानी से बात कर रही थी। खैर, अब क्योंकि तुम अकेली दिल्ली तक जा सकती हो तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें अकेले घर जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों है ना? ईशानी का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था और उसने संजना से कहा, श्योर। उसका जवाब सुनकर संजना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ईशानी इतनी जल्दी उसकी बात मान जाएगी, इसीलिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या कहे। ईशानी। तभी अचानक से युवराज ने उसे आवाज लगाई। ईशानी ने अपनी नजरें घुमाकर युवराज की तरफ देखा तो युवराज आगे आते हुए उससे बोला, क्या तुमने आरव सर के दिए हुए सैंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? ईशानी ने उसका सवाल सुनकर धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। वो फिलहाल घर पर हैं। क्या तुम्हें क्वेश्चन बैंक अभी चाहिए? मैं ट्रेनिंग कैंप शुरू होने से पहले उन्हें पढ़कर खत्म करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे लिए मुझे आज क्वेश्चन बैंक बेनाम कन्वीनियंट होगा, या फिर मैं जाकर आरव से दूसरा क्वेश्चन बैंक भी ले सकता हूँ? Whatever suits you। युवराज की बात सुनकर ईशानी थोड़ा हिचकिचाई। वो जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि तभी एक गहरी और मैग्नेटिक आवाज सबके कानों में पड़ी, इट्स कन्वीनियंट। ईशानी ने पलटकर देखा और थोड़ा चौंकते हुए बोली, मिस्टर रायचंद। उसे पता ही नहीं चला कि रेहान वहां कब आया। उसके हैंडसम और अट्रैक्टिव चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और उसने कहा, मैं पहले ईशानी डिनर के लिए लेकर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बुक तुम्हें लाकर दे दूंगा। ईशानी को उम्मीद नहीं थी कि रेहान यहाँ आएगा और जब उसने रेहान की बात सुनी तो वो एक पल के लिए हैरान रह गई।
रेहान ईशानी के पास आया और उसने ईशानी से उसका बैग ले लिया। उसकी ये हरकत काफी नेचुरल थी, मानो जैसे कि वो सालों से ये करता आ रहा हो। रेहान की बात सुनकर युवराज एक पल के लिए रुका और फिर उसने कहा, ये काफी परेशानी भरा होगा, इसीलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ईशानी के क्लासमेट्स हैं और आमतौर पर उसका काफी ख्याल भी रखते हैं, इसीलिए इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। रेहान की आवाज काफी शांत और गहरी थी, उसके शब्द काफी पोलाइट थे और उनमें एक नॉर्मल डिटैचमेंट भी था। ईशानी को लगा कि युवराज के कैरेक्टर को देखते हुए जरूर ये उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसने खुद इस बारे में उससे पूछने की पहल की थी। इसीलिए उसने तुरंत कहा, क्लास मॉनिटर मैं बाद में आपके पास बुक भिजवा दूंगी। अब क्योंकि ईशानी खुद ऐसा कह रही थी, इसीलिए युवराज के पास उसे मना करने की कोई वजह नहीं थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, सेक्टर 14 सुशासन एवेन्यू। थैंक यू। युवराज ने उन्हें अपने घर का एड्रेस बताया और फिर रोहन के साथ वो दूसरी तरफ चला गया। युवराज अपने घर का एड्रेस बताने के बाद रोहन के साथ वहां से चला गया। मिस्टर रायचंद, साक्षी ने एक घबराहट के साथ रेहान की तरफ देखा और धीरे से अपने बालों को कान के पीछे करते हुए उसे ग्रिट किया। संजना ने भी उम्मीद नहीं की थी कि रेहान अचानक से उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ईशानी से बात करते हुए जो उसका घमंडी एटीट्यूड था वो रेहान को देखते ही तुरंत गायब हो गया था। संजना ने भी जल्दी से खुद को संभाला और फिर साक्षी की तरह ही रेहान को ग्रीट किया। भले ही करण और रेहान काफी करीबी दोस्त थे, लेकिन रेहान ने संजना और साक्षी के साथ मुश्किल से ही बातचीत की थी। इसके अलावा रेहान के आसपास का ऑरा अक्सर काफी कोल्ड और अलग होता था, जिस वजह से संजना की कभी भी रेहान के सामने बात करने की भी हिम्मत नहीं होती थी। रेहान ने संजना पर एक फीकी सी नजर डाली, मगर पता नहीं क्यों किसी वजह से संजना को अचानक ही घबराहट महसूस होने लगी। क्या मैंने जो ईशानी से कहा था वो मिस्टर रायचंद ने सुन लिया? हालांकि रेहान की नजर तुरंत ही संजना पर से हटकर साक्षी पर आ गई। साक्षी का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वो रेहान से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जैसे ही उसने रेहान की गहरी आंखों में देखा तो साक्षी को एहसास हुआ कि वहां बस हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक थी। एक पल में साक्षी का दिल बैठ गया और उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा? क्या मैंने उन्हें किसी तरह से नाराज कर दिया है? इशू। रेहान ने अपनी नजरें हटा ली और ईशानी को देखते हुए कहा, तुम क्या खाना चाहती हो? ईशानी खाने को लेकर ज्यादा पिकी नहीं थी, इसीलिए उसने रेहान से कहा, आई एम फाइन विद एनीथिंग, आप जो चाहे डिसाइड कर सकते हैं। रेहान ने ये सुनकर अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और कहा, तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, इसीलिए ये तुम्हें डिसाइड करना चाहिए कि तुम क्या खाना चाहती हो। और साथ ही उसके होठों के कोनों अचानक ही थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने आगे कहा, कोर्ट 4 ट्रायल लगभग खत्म हो गया है और रिजल्ट्स भी आ गए हैं, इसीलिए ये एक सेलिब्रेट करने वाली बात है। जैसे ही रेहान ने अपनी बात खत्म की, साक्षी का सिर चकरा गया। उसने हैरानी से अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसके दिल को जकड़ लिया हो। कोर्ट का ट्रायल खत्म हो गया है। क्या वो ईशानी और उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के बीच हो रहे कोर्ट ट्रायल की बात कर रहे हैं? ईशानी ने पहले भी साक्षी से इसका जिक्र किया था, लेकिन क्योंकि साक्षी पिछले कुछ दिनों से एग्जाम्स में काफी बिजी थी, इसीलिए वो इसके बारे में लगभग भूल ही चुकी थी। जैसे ही उसने रेहान की बातें सुनी, उसे अचानक से सब याद आ गया। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आखिर ट्रायल के रिजल्ट्स कैसे होंगे। साक्षी ने ये मामला पहले ही सुलझा लिया था, लेकिन क्योंकि वो एग्जाम्स में बिजी थी, इसीलिए उसके लॉयर ने उसे इस बारे में बताया नहीं था। ईशानी ने अपनी पलकें झपकाई और रेहान से कहा, रिजल्ट्स क्या है? वो लोग कॉम्पनसेट करेंगे, माफी मांगेंगे और अपने किए की भरपाई भी करेंगे। ओह हाँ, जिस पब्लिक रिलेशंस कंपनी ने उन इंटरनेट ट्रोलर्स से कांटेक्ट किया था, उसका बेदी फैमिली से कुछ रिलेशन है। क्या कोइंसिडेंस है ना? रेहान की आवाज ये सब कहते हुए काफी हल्की थी, लेकिन उसका एक एक शब्द साक्षी के कानों में किसी भारी भरकम पत्थर की तरह गिर रहा था। उसने सबकॉन्शियसली अपनी सांसें रोक ली और अपनी मुट्ठी को जोर से कस लिया। रेहान ने असल में बिना मुस्कुराए साक्षी की तरफ देखा और कहा, और हाँ, उस कंपनी में जिस पर केस फाइल हुआ है उसका नाम अनारा बेदी है। अनारा बेदी साक्षी की चचेरी बहन थी। रेहान की बात सुनकर अचानक ही साक्षी का दिमाग सुन्न पड़ गया। अनारा सोशल मीडिया में काफी एंगेज थी और उस कंपनी के पास बहुत सारे मार्केटिंग अकाउंट्स भी थे। उस वक्त साक्षी ने वो वीडियो उसे सिर्फ उसके कनेक्शंस और उसकी पहचान की वजह से ही भेजा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि रेहान और ईशानी इस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। साक्षी के होंठ पीले पड़ गए थे। फाइनली बहुत देर बाद आखिरकार वो बुदबुदाते हुए बोली, अनारा दी की कंपनी।
क्या इस इन्वेस्टिगेशन में कोई गलती हुई है? साक्षी काफी हैरान लग रही थी, लेकिन अफसोस कि इन्वेस्टिगेशन में गलती होना लगभग इम्पॉसिबल था। साक्षी जानती थी कि उसके सवाल का कोई मतलब नहीं बन रहा था। घबराहट में उसने ईशानी की तरफ देखा और बोली, ईशानी दी, अनारा दी जानती है कि आप हमारे साथ रह रही हैं, इसीलिए वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन ईशानी जानती थी कि यही वजह थी जो अनारा ने इतना बड़ा स्टेप उठाया था। उसने शांति से साक्षी की तरफ देखा तो साक्षी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने कहा, जरूर उनकी कंपनी में किसी ने ऑर्डर प्राइवेटली लिया होगा। अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो वो कभी इसके लिए राजी नहीं होती। साक्षी अभी भी अनारा को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। संजना ने जब साक्षी की बातें सुनी तो उसे धीरे धीरे समझ में आ गया कि वहाँ क्या चल रहा था। उसने अविश्वास से ईशानी को देखा और कहा, ईशानी तुम्हें नहीं लगता कि साक्षी का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है? क्यों है ना? जब से तुम यहाँ आए हो साक्षी हमेशा से तुम्हारे साथ सबसे अच्छी रही है और फिर भी तुम उसके बारे में ऐसा सोचती हो। संजना की बातें सुनकर ईशानी अचानक ही हंसते हुए बोली, मगर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वो अपना बचाव करने के लिए इतने डेस्परेट थे, क्या ये गिल्टी होने का साइन नहीं था? ईशानी का जवाब सुनकर संजना बिल्कुल निशब्द हो गई। तभी ईशानी ने आगे कहा, लेकिन तुमने एक बात बिल्कुल सही कही, इतनी बड़ी कंपनी का बॉस हर छोटे छोटे मामले की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकता। ईशानी को लगा कि साक्षी ने जो कहा वो काफी रीजनेबल है। फिर उसने अचानक ही रेहान से सवाल किया, ओह हाँ मिस्टर रायचंद, क्या उन्हें उस वीडियो के ओरिजिनल सोर्स के बारे में कुछ पता चला? वो वीडियो कंपनी को किसने भेजा था? साक्षी ने तुरंत अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया, उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। नहीं, वो लोग उस वीडियो के ओरिजिनल सोर्स तक कभी नहीं पहुंच सकते। अनारा ने मुझसे कहा था कि उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं, इसीलिए वो लोग मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते। उनका मुझ तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। साक्षी मन ही मन खुद को दिलासा दे रही थी। वो मार्केटिंग अकाउंट्स बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं थी, लेकिन साक्षी को अपनी चचेरी बहन पर पूरा भरोसा था, वो कभी उसे धोखा नहीं देगी। रेहान ने ईशानी की तरफ देखा, उसकी खूबसूरत नीली गहरी आंखें इस वक्त शरारत से चमक रही थी। वो धीरे से हंसा और उड़ने कहा, नहीं। ये सुनते ही साक्षी को काफी राहत मिली, लेकिन उसका दिल अभी भी काफी जोर से धड़क रहा था। उसका सिर अब दर्द करने लगा था। ओह, ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। ईशानी ने धीरे से एक लंबी आह भरी, फिर अचानक ही साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें सबसे पहले रिजल्ट्स बताना चाहती थी। मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी टफ इन्वेस्टिगेशन होगी। साक्षी ये सुनकर हकलाते हुए बोली, ओह इट्स ऑल राइट, कम से कम उन मार्केटिंग अकाउंट्स को तो सजा मिल गई। ईशानी दी, मैं अनारा दी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे सच में बहुत दुख है। मगर रेहान ने अचानक ही उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहा, माफी मांगने के बजाय तुम वापस जाकर अपनी बहन को उसकी कंपनी और एम्प्लॉइज को ठीक से मैनेज करने की सलाह क्यों नहीं देती? फिर अचानक ही रेहान अपनी कोल्ड आवाज में बोला, कोई भी ऑर्डर लेने से पहले क्लाइंट्स का बैकग्राउंड चेक ना करना बहुत ही इनप्रोफेशनल होता है। क्या बेदी फैमिली का यही मैनेजमेंट है? क्या वो लोग इस तरह से ही काम करते हैं? आखिरी सवाल करते हुए रेहान की आवाज बेहद सख्त हो चुकी थी। ये पूरी बेदी फैमिली के लिए उसका जजमेंट था। साक्षी को इस वक्त काफी ह्यूमिलिएटिंग महसूस हो रहा था, जैसे कि उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा गया हो, जो कि काफी जलन देने वाला और दर्दनाक था। रेहान ईशानी के पास आया और फिर धीरे से उसके बाल बिगाड़ते हुए बोला, ऑल राइट, तुम्हें इन चीजों के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये सोचो कि तुम डिनर में क्या खाना चाहती हो। ईशानी इस वक्त काफी अच्छे मूड में थी और उसने अपनी चमकती आंखों से रेहान को देखते हुए कहा, एनीथिंग इज फाइन एज लॉन्ग एज इट्स विद यू। ईशानी की बात सुनकर रेहान ने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर करने का डिसाइड किया। फिलहाल ईशानी और रेहान उस रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। रेहान धीरे धीरे बहुत ही ध्यान से एक एक डिश उठाकर ईशानी की प्लेट में रख रहा था। खाने की भिनी भिनी खुशबू उस पूरे कमरे में फैली हुई थी। ईशानी ने एक हाथ से अपना ऑरेंज जूस का ग्लास पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे जूस पी रही थी। रेहान ने उसकी तरफ देखा और पाया कि उसकी आंखें इस वक्त काफी रिलैक्स थी। वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया और उसने ईशानी से सवाल किया, क्या तुम सच में इतनी ज्यादा खुश हो? ईशानी की आंखें अचानक ही मुस्कुराने की वजह से छोटी हो गई और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, एंड ऑल थैंक्स टू यू मिस्टर रायचंद। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थी और उसकी पलकें घनी और काफी लंबी थी। इनफैक्ट उसकी पलकें नेचुरली थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, जो ईशानी की आंखों को और भी खूबसूरत बनाती थी।
उसकी आंखें आज बिल्कुल काले आसमान में निकले झिलमिल सितारों की तरह चमक रही थी। रेहान कुछ पलों के लिए एकटक बिना पल के झपकाए ईशानी के चेहरे को ही देखता रहा और फिर उसने तुरंत ही ईशानी पर से अपनी नजरें फेर ली। हालांकि ईशानी ने रेहान की हरकतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो आज सच में काफी अच्छे मूड में थी। एक तो उसके फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और दूसरी तरफ वो थोड़ा ही सही मगर आज साक्षी से अपना बदला लेने में कामयाब हो ही गई थी। अब इस मामले के बारे में सोच सोच साक्षी को जरूर अगले कुछ दिनों तक ठीक से नींद नहीं आएगी। अगर कोई इंसान कुछ गलत करता है तो उसे हमेशा ही ये डर सताता रहता है कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने बाहर ना जाए। ये सच बाहर आ जाने का डर ही एक मुजरिम के लिए सबसे ज्यादा टॉर्चरस होता है। लेकिन ईशानी फिलहाल बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं थी। साक्षी से निपटने के लिए उसके पास अभी काफी वक्त बचा हुआ था। आखिरकार ईशानी के पिछले जन्म में साक्षी ने कई सालों उसका काफी ख्याल रखा था। उसने ईशानी की काफी देखभाल की थी। इसीलिए अब जब ईशानी को ये मौका मिला था तो नेचुरली वो साक्षी का ये कर्ज चुकाना चाहती थी और उसे सब कुछ सूद समेत वापस करना चाहती थी। ईशानी ने रेहान को थैंक्स इसीलिए कहा था क्योंकि आज उसने ईशानी का साथ दिया था और साक्षी के सामने उसकी काफी मदद भी की थी। रेहान ने चॉपस्टिक से एक स्प्रिगर रोल उठाया और उसे ईशानी की प्लेट में रख दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए ईशानी को देखा और कहा, जब तक तुम खुश हो तब तक सब ठीक है। उसे अब धीरे धीरे इस बात का अंदाजा हो रहा था कि ईशानी बेदी परिवार में क्यों रुकना चाहती थी और इसीलिए अब रेहान को पहले से काफी ज्यादा राहत महसूस हो रही थी। वैसे क्या तुम्हारे विंटर ट्रेनिंग कैंप का शेड्यूल आ गया है? रेहान ने धीरे से सवाल किया। ईशानी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमारी परसों सुबह 10 बजे की फ्लाइट है और जैसा कि उन्होंने पहले बताया था हमारा कैंप सेंट टेरेसा हाई स्कूल में 2 हफ्तों के लिए होगा। रेहान ने ये सुनकर अपनी आईब्रो उचकाई और ईशानी को देखते हुए बोला, सेंट टेरेसा, वहाँ का स्प्रिगर वैली गार्डन काफी खूबसूरत है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम इसे जाकर जरूर देखना। तभी ईशानी को अचानक से याद आया कि रेहान भी तो सेंट टेरेसा का स्टूडेंट रह चुका था। सेंट टेरेसा हाई स्कूल उसका अल्मा माटर था। हालांकि रेहान ने उस स्कूल में सिर्फ एक ही साल पढ़ाई की थी। उसके बाद उसे रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन मिल गया था। ऑल राइट, ईशानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 2 हफ्ते की ये ट्रेनिंग पूरी तरह क्लोज थी, इसीलिए ट्रेनिंग के दौरान ईशानी स्कूल कैंपस से बाहर नहीं जा सकती थी। वैसे ट्रेनिंग के दौरान हमें फोन यूज करने की परमिशन नहीं है। हमें बस रात को ही थोड़ी देर के लिए हमारे फोन वापस दिए जाएंगे। इसीलिए शायद मैं ट्रेनिंग के दौरान आपके कॉल्स या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी। जैसे ही ईशानी ने अपनी बात खत्म की तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड महसूस होने लगा। वैसे भी रेहान ने उससे ज्यादा कांटेक्ट नहीं किया था। जब ईशानी ने अपनी बात कही तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी मर्जी से रेहान को अपना सारा शेड्यूल बता रही हो। साइबर बुलिंग वाला मामला खत्म हो चुका था, मगर सूरज चौधरी वाले मैटर को सुलझने में अभी कुछ दिन और लगने वाले थे। इसके अलावा उन दोनों के बीच एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए और कुछ भी नहीं था। रेहान और ईशानी के बीच कांटेक्ट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसीलिए ईशानी को अब अपनी कही हुई बातें काफी अजीब लग रही थी। हालांकि रेहान को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऑल राइट। रेहान ने कभी इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन आरव अक्सर ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता रहता था और वो हमेशा जीतता भी था। इसीलिए रेहान को इस बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। क्या तुम 2 हफ्ते बाद वापस आ जाओगी? रेहान ने सवाल किया। ईशानी ने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत कम ही दिल्ली जाती हूँ। इसीलिए सार्थक ने मुझे LY के ट्रेनिंग बेस में इनवाइट किया है, इसीलिए मैं वहाँ जाकर एक बार इसे देखना चाहती हूँ। हम दिल्ली में कुछ जगहें हैं जहां तुम घूम सकती हो, रेहान ने कहा तो ईशानी मुस्कुरा उठी। इधर साक्षी और संजना एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में आए थे। संजना ने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था जो पहले से ही होटल पहुंचकर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही साक्षी और संजना रेस्टोरेंट पहुंचे तो उनके बाकी दोस्तों ने उनका काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। वो दोनों आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। पूरा बारबेक्यू रेस्टोरेंट लोगों से लगभग भरा हुआ था। हालांकि साक्षी इस वक्त काफी बेचैन लग रही थी। साक्षी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? किसी ने नोटिस किया कि साक्षी बस अपनी प्लेट में चम्मच घुमाई जा रही थी और तुरंत उसे खाना खाने के लिए कहा। 2 बार अपना नाम सुनकर साक्षी तुरंत होश में आ गई और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे असल में ज्यादा भूख नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगी, लेकिन तुम लोग आराम से खाना खाओ प्लीज। संजना को पता था कि साक्षी का मूड खराब है,
वो अचानक ही उसके करीब आए और साक्षी कान में खुसफुसाते हुए उससे बोली, साक्षी तुम्हें उन बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कजिन की कंपनी ने इस बार ठीक से काम नहीं किया है, लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। साक्षी ने ये सुनकर अपनी आंखें नीची कर ली और धीरे से कहा, लेकिन ये सब आखिर में अनारा दी की कंपनी से रिलेटेड है। तो क्या वो ईशानी इस बात का गुस्सा तुम पर निकालेगी? संजना ने अपने होंठ सिकोड़े और आगे कहा, तुम्हारी कजिन की वैसे भी इस तरह का बिजनेस करती है और ये क्राइम तो है नहीं, क्यों है ना? इसके अलावा जिसने भी वो वीडियो देखा होगा उसे अपने आप ही समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम ईशानी के साथ है। इन मार्केटिंग और ट्रोलिंग अकाउंट्स के बिना भी वो बच नहीं पाएगी। हालांकि एकदम मौके पर स्कूल की सीसीटीवी फुटेज किसी ने इंटरनेट पर अपलोड कर दी, जिस वजह से सारी सिचुएशन ही बदल गई। हालांकि साक्षी अभी भी थोड़ी परेशान और गिल्टी नजर आ रही थी। नहीं, मुझे बस इस बात का डर है कि ईशानी दी मुझे गलत समझ लेंगी। उद्धरण चिन्ह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती हैं। वैसे भी मिस्टर रायचंद ने कहा था ना कि इस केस के रिजल्ट्स आ गए हैं और केस क्लोज हो गया है। अब क्योंकि ये मैटर खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम्हें भी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। संजना ने खाना खाते हुए साक्षी की तरफ देखा और आगे कहा, इसके अलावा क्या तुम्हारा विंटर ट्रेनिंग कैंप जल्द ही शुरू नहीं होने वाला है? तुम्हें सिर्फ नेशनल फिजिक्स कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। एक बार जब तुम्हें रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन मिल गया तो फिर तुम हम सबसे अलग हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह। संजना ने ये कहते हुए अपनी आवाज बिल्कुल भी कम नहीं की, इसीलिए उसके आसपास मौजूद सभी लोगों ने इसे सुना और एक के बाद एक बोल उठे, ओह रॉयल यूनिवर्सिटी, साक्षी तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। सही कहा तुमने, ये शायद साक्षी के साथ हमारा आखिरी डिनर होगा, क्योंकि कुछ महीने बाद तो वो रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट बन जाएगी। काश कि मैं भी तुम्हारी तरह स्मार्ट होती। तुम सच में एक आयल स्टूडेंट हो साक्षी। एक के बाद एक आसपास बैठे सभी लोग साक्षी की तारीफ कर रहे थे। साक्षी ने तुरंत अपने एक्सप्रेशंस ठीक किए और मुस्कुराते हुए सबसे कहा, थैंक्स गाइज। दिन के बाद रेहान ईशानी को लेकर बेदी विला आया और वहां से ईशानी के बुक कलेक्ट करने के बाद वो दोनों सेक्टर 14 सनसाइज एवेन्यू के लिए निकल गए। ये एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल एरिया था और युवराज यहाँ पर शायद अकेला रहता था। तुम्हारे इस क्लासमेट की फैमिली दिल्ली में रहती है ना? रेहान की कार की विंडो से बाहर देखा और बेहद शांति से सवाल किया। आई गेस सो, उसके मॉम डैड शायद इंडिया में नहीं है और उसके दादा दादी दिल्ली में रहते हैं। ईशानी को युवराज के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उसे ये सब बातें तब पता चली जब युवराज ने उस दिन ऑफिस में इस बारे में बताया था, जब स्कूल मैनेजमेंट को गलतफहमी हो गई थी कि वो दोनों डेंटिगल कर रहे हैं। ईशानी का जवाब सुनकर रेहान ने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया। तभी अचानक से ईशानी का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन चेक किया और पाया कि उस पर जॉर्ज का मैसेज आया हुआ था। जॉर्ज को शायद पता चल गया था कि ईशानी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और इसीलिए वो दोबारा से ईशानी से न्यू डिजाइन्स के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता था। ईशा, मैंने सुना है कि तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो अब तो तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, है ना? अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो क्या हम कम से कम डिजाइन्स की थीम पर डिस्कशन कर सकते हैं प्लीज? अब क्योंकि जॉर्ज को डिजाइन्स का ड्राफ्ट नहीं मिल पाया था, इसीलिए उसने फाइनली कॉम्प्रोमाइज करने का डिसीजन ले लिया था। A&S के बॉस का इतना पोलाइट और हम्बल होना काफी रेयर था। ईशानी ने भी फाइनली उसके मैसेज का रिप्लाई भेजा। मैं नेशनल फिजिक्स कंपटीशन के विंटर ट्रेनिंग कैंप में बिजी रहूंगी, इसीलिए आई एम सॉरी। ईशानी के पास डिजाइन्स तो थे, मगर कुछ डिजाइन सिर्फ उसके दिमाग में ही थे जो उसने अभी तक पेपर पर नहीं उतारे थे, और आर्या के डिजाइन्स उसे अभी तक मॉडिफाई करने का टाइम ही नहीं मिला था। अपनी पिछली जिंदगी में ईशानी ने हाई फैशन ड्रेसेस के बहुत सारे स्केचेस बनाए थे। उनमें से कुछ डिजाइन्स तो आर्या के भी थे, मगर उस कलेक्शन में से आधे डिजाइन साक्षी ने चुरा लिए थे और बाकी के हमेशा के लिए उसके लैपटॉप में सेल होकर ही रह गए थे। ईशानी इन सभी डिजाइन्स को धीरे धीरे दुनिया के सामने लेकर आना चाहती थी, इसीलिए वो फिलहाल बिल्कुल भी जल्दी में नहीं थी, क्योंकि उसके पास बहुत टाइम था और सबसे बड़ी बात उसे आर्या के डिजाइन्स के साथ भी इंसाफ करना था। वो एंग्री बट आंखें बंद करके उस पर भरोसा करती थी। पेंटिंग और डिजाइनिंग उसकी एक टाइम पास हॉबी थी, उसे उन डिजाइन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर क्योंकि ईशानी को उनमें इंटरेस्ट था, इसीलिए वो बिना हिचकिचाए अपने सारे ड्राफ्ट्स ईशानी के पास भेज देती थी। इस जिंदगी में ईशानी आर्या के इस भरोसे पर खरा उतारना चाहती थी। काफी देर बाद फाइनली जॉर्ज ने उसे रिप्लाई भेजा। वो फोन के थ्रू भी उसकी हताशा को महसूस कर सकती थी। ईशा, तुम्हें संभालना उन लड़कियों से भी ज्यादा मुश्किल है जो मेरी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी।
जॉर्ज टीम, स्टाफ, मटेरियल्स और स्टेज को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। वो ईशानी से सिर्फ उसका डिजाइन ड्राफ्ट चाहता था, लेकिन ईशानी उसे उन्हें देना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उसे एग्जाम्स, कॉम्पिटिशन्स और विंटर ट्रेनिंग कैंपस में जाना चाहता था। सिर्फ भगवान ही जानता था कि वो क्या था। जॉर्ज को अब लगने लगा था कि शायद पिछले कुछ सालों में उसकी लाइफ काफी अच्छी कट रही थी और शायद भगवान से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने उसे परेशान करने के लिए उसकी लाइफ में ईशानी को भेज दिया। दुनिया भर के बेहतरीन और अनगिनत डिजाइनर्स A&S में शामिल होने के लिए तैयार बैठे थे क्योंकि ये मौका किसी के लिए भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती थी, लेकिन ईशानी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने A&S के बॉस के सामने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। वो शुरुआत से लेकर तो आखिर तक बेहद कोल्ड थी। कुछ देर बाद ईशानी ने जॉर्ज को एक मैसेज भेजा, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जॉर्ज ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला, ये नेशनल फिजिक्स कंपटीशन का विंटर ट्रेनिंग कैंप क्या होता है? जॉर्ज के इस असिस्टेंट को खास A&S की दिल्ली ब्रांच के लिए अपॉइंट किया गया था। उसका रिज्यूम और उसकी कैपेबिलिटीज काफी बेहतरीन थी। सभी को लगा था कि जॉर्ज खास तौर पर सिर्फ उस लॉन्चिंग इवेंट में शामिल होने के लिए आया था, लेकिन इवेंट के बाद से जॉर्ज इंडिया में ही था। इनफैक्ट उसने इंडिया के बिजनेस को अपने हाथ में ले लिया था। तब सबको रियलाइज हुआ कि जॉर्ज जानबूझकर अपना फोकस इंडिया पर फिक्स कर रहा था। इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स ये जानकर काफी खुश हुए और उन लोगों ने तुरंत जॉर्ज के लिए एक काबिल असिस्टेंट का इंतजाम कर दिया। जॉर्ज का ये असिस्टेंट काफी अच्छा काम कर रहा था। जब असिस्टेंट ने जॉर्ज का सवाल सुना तो वो थोड़ा उलझन में पड़ गया। आखिर इस बारे में इस प्रिंस ने कहां से सुन लिया? हालांकि वो असिस्टेंट काफी प्रोफेशनल था। उसने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और उस पर नेशनल फिजिक्स कंपटीशन और विंटर ट्रेनिंग कैंप के बारे में सर्च कर तुरंत जॉर्ज को आसान भाषा में इस बारे में समझाने की कोशिश की। अपने असिस्टेंट का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद फाइनली जॉर्ज को समझ आ गया और उसने कहा, तो क्या ये स्टूडेंट्स के लिए डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने का शॉर्टकट है? जॉर्ज का सवाल सुनकर उस असिस्टेंट ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, आमतौर पर जो स्टूडेंट्स इस विंटर ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो सभी इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में गारंटीड एडमिशन पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अच्छी रैंकिंग भी हासिल करनी पड़ती है। बेशक भले ही ये एक शॉर्टकट है, लेकिन इसका क्राइटेरिया सबसे टफ होता है और असल में इसके काबिल स्टूडेंट्स भी काफी कम ही होते हैं। जॉर्ज ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। तभी उस असिस्टेंट ने एक पल रुक कर जॉर्ज से सवाल किया, सर, अगर आप कहें तो क्या मैं आपके लिए नेशनल फिजिक्स कंपटीशन के पिछले सालों के पेपर्स इकट्ठा कर दूं? जॉर्ज ने ये सुनकर तुरंत ना में अपना हाथ हिलाया और फिर कुछ सोचने के बाद उसने ईशानी को एक मैसेज भेज दिया, मैं सायन यूनिवर्सिटी से तुम्हें डिग्री दिलवा सकता हूँ, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? सायन यूनिवर्सिटी एक टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी और इसकी ओवरऑल रैंकिंग रॉयल यूनिवर्सिटी और एक्सीलेंस के आसपास ही थी। जब जॉर्ज ने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी तब उसने वहां पर एक लाइब्रेरी डोनेट की थी, इसीलिए उन्हें दूसरा डोनेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ईशानी जॉर्ज का भेजा हुआ मैसेज पढ़कर बिल्कुल स्पीचलेस रह गई और फिर उसने अपना फोन बंद कर दिया। जल्द ही कार एक घर के सामने आकर रुकी। ईशानी बस कार से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसे सार्थक का फोन आया। ईशानी पहले से ही जानती थी कि सार्थक ने उसे क्यों कॉल किया था। रेहान, जो कि ईशानी के बगल में ही बैठा हुआ था, उसने जब ईशानी के फोन पर उस जाने पहचाने से नंबर को देखा तो उसने अपनी एक आईब्रो उचकाई और कहा, ये बुक मैं डिलीवर कर देता हूँ, तब तक तुम अपना कॉल आंसर कर लो। इसके बाद रेहान ने ईशानी के बैग से वो बुक निकाल ली और इधर ईशानी ने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो। ईशानी कॉल पर बात कर रही थी और रेहान बुक लेकर कार से उतरा और सीधा सामने वाले घर की तरफ चला गया। कंपाउंड से अंदर आकर उसने डोरबेल बजाई और कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। ये युवराज था। दरवाजे के बाहर रेहान को खड़ा देखकर युवराज दम रह गया। मिस्टर रायचंद। उसकी नजर सबकॉन्शियसली रेहान से होते हुए सड़क के किनारे खड़ी कार पड़ी। कार की खिड़की आधी खुली हुई थी और उसने कार के अंदर एक जानी पहचानी सी लड़की को देखा। वो ईशानी थी। ईशानी फोन पर बात कर रही है, इसीलिए उसकी जगह पर मैं बुक देने आ गया, रेहान ने कहा और अपने हाथ में रखी बुक युवराज को थमा दी। युवराज ने कार से अपनी नजर हटा ली और बुक लेने के बाद रेहान से कहा, थैंक यू। रेहान ये सुनकर बेहद धीमे से मुस्कुराते हुए बोला,